जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अध्याय 7 पंचायत की निधियां और उसकी संपत्ति। निधियां मतलब होते हैं पैसे, है ना, और संपत्ति का मतलब होता है चल अचर जो भी होती है। चल अचर जो भी हो सकती है, जैसे कुर्सी, टेबल, स्थान, भवन या कोई भी गाड़ी, वाहन जो भी है, ये पंचायत की संपत्ति कहलाएगी। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत को निधि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होगा। सभी को पता है कि पंचायत के तीनों स्तर को, ग्राम पंचायत, जनपद स्तर, देखिए ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, सभी को निधियाँ जैसे पैसा, आवंटन, रुपया सरकार के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे सरकार वापस भी ले सकती है नियमानुसार। कई बार ऐसा होता है, यदि सरकार के पास फंड कम हो जाता है तो दिए हुए अतिरिक्त पैसे जो व्यय नहीं हुआ रहता है या फिर जो व्यय नहीं हुआ रहता है उसको वो वापस ले लेता है। ये होता है। तो पंचायत के पास निधि होता है और पंचायत का एक बैंक अकाउंट होता है। हमने अभी तक देखिए, हम पंचायत की निधि और संपत्ति इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पंचायत जो भी तीन स्तर के पंचायत हैं, जनपद, जिला और ग्राम, ये एक निकाय के रूप में है। निकाय मतलब अपने आप में एक बॉडी है, एक संपूर्ण है। इसमें बैंक पैसा होगा, सब होगा, इसकी निधि होगी, इसका नियम कानून होगा, सब कुछ। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि पंचायत के पास निधि होता है, पंचायत के पास मतलब पैसा होता है, और वो पैसा कहाँ रहता है? वो बैंक खाते में रहता है। पंचायत में बैंक खाता रहता है, और जो पंचायत में बैंक रहता है, जैसे मैं इसमें नहीं लिखा है, एडिशनल आपको बता देता हूँ। ग्राम पंचायत में जो खाता रहता है वो आपके सचिव और सरपंच के साइन से संचालित होता है। ग्राम पंचायत का देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। और जो जिला पंचायत का है, जिला पंचायत के केस में सीईओ और केवल सीईओ और लेखाधिकारी, इसमें आपके किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। जनपद में आपको दिया गया है, जनपद में सीईओ जनपद पंचायत, और वहाँ का कोई लेखाधिकारी जो होगा वो, या फिर स्वयं सीईओ। इस प्रकार वहाँ का पंचायतों का, बैंकों का संचालन किया जाता है। राशि संयुक्त हस्ताक्षर निकाला जाता है। ये देखिए मैंने बता दिया, राशि संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जाता है। पंचायत में सचिव, सरपंच, सीईओ और लेखाधिकारी, ये आपके ग्राम पंचायत के लिए हो जाएगा, और ये आपके जनपद, जिला के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थावर संपत्ति, है ना। स्थावर संपत्ति का अंतरण। अब ये क्या होता है भाई? स्थावर संपत्ति का अंतरण मतलब होता है, यदि आपके मतलब देखिए, मेरे हमेशा मुंह से निकल जाता है आपके, यदि ग्राम पंचायत की कोई स्थावर संपत्ति, जैसे गाड़ी है, या फिर कुर्सी टेबल है, या फिर कोई मार्केट प्लेस है, दुकान दिया है, दुकान बना के रखा है, तो ये सब स्थावर संपत्ति होगी। ठीक है, तो इस सब को लिए अनुदान देते हैं या फिर इनको किराए में, भाड़े में दिया जाता है। तो इसके लिए विहित प्राधिकारी कौन होता है? जिसके अनुमति से ऐसा होता है। तो ग्राम पंचायत के लिए होगा आपका राजस्व उपखंड अधिकारी, एसडीएम। ठीक है, और जनपद पंचायत के लिए होगा कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के लिए होगा कलेक्टर। ठीक है, पंचायत के पास निधि होता है, उसके पास बैंक खाता होता है, और जो बैंक खाता है वो संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जाता है या फिर संचालन किया जाता है। सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत के लिए, सी और लेखाधिकारी जिला संपत्ति के लिए। अब आती है, ये तो हमने निधि के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्थावर संपत्ति के संबंध में। स्थावर संपत्ति में गाड़ी, आपके बैंक का तो ग्राम पंचायत का भवन, या फिर कोई ऐसे अन्य चीज़, जैसे पहले ग्राम पंचायतों के लिए खेत आवंटित किया जाता था उनको खेती के लिए, ताकि पंचायत का कार्य कर सके। तो इस प्रकार का स्थावर संपत्ति को अंतरण करना, देना, बेचना, या फिर किसी को किराए पर देना, इन सब के लिए अधिकारी की अनुमति होती है, वो है राजस्व अधिकारी। ग्राम पंचायत के लिए, जनपद के लिए कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला के लिए कलेक्टर। अब देखते हैं अंतरण होता कैसा है ना। स्थावर संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया क्या है? हम यहाँ कुछ ना ये ले लेते हैं, जैसे स्थावर संपत्ति का अंतरण, ये मान लेते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में, है ना, ग्राम पंचायत में कोई स्थावर संपत्ति है, वाहन है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, वाहन है ना। इसको ग्राम पंचायत की आवश्यकता नहीं है, तो इस वाहन को ग्राम पंचायत बेचना चाहती है, तो वो नियमानुसार बेचेगी। उसी का हम प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। पहले तो यह है कि
ग्राम पंचायत में एक संकल्प पारित किया जाएगा यदि स्थावर संपत्ति चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ग्राम पंचायत में सभी सरपंच और पंच लोग आपस में मिलेंगे और बैठेंगे और विचार करेंगे कि हमारे पास जो वाहन है वो काम के लिए तो है नहीं, वो पड़े पड़े ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उससे अच्छा इसको बेच दिया जाए या किराए पर डाल दिया जाए। तो दोनों प्रकार की ये चीज़ें हो सकती है। हम आज बेचने वाले बात पर बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत में एक संकल्प लिखित में पारित किया गया कि हमारे पास जो वाहन है उसको हम बेचा जाए, उनको बेचने से कुछ पैसा मिल सकता है। तो इस संबंध में संकल्प पारित कर लिया गया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने संकल्प पारित किया गया लिखित में, उसके बाद विहित प्राधिकारी को मंजूरी के लिए भेजेगा। देखिए कैसा प्रोसेस है। पहले सभी लोग आपस में बैठे, विचार विमर्श किए कि हमारे पास जो वाहन है, गाड़ी है ना, जो पहले शासन के पास से प्राप्त हुआ था, अब वो हमारे काम के लायक नहीं है। काम के लायक मतलब काम के लायक भी नहीं हो सकता और काम के लायक भी अगर वो, देखिए यदि वो स्क्रैप भी हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा, उसके बाद भी आप बिना नियम कानून के ना तो उसको बेच सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। भले ही वो सरकारी वाहन खड़े खड़े सड़ क्यों ना जाए। ठीक है, ये जो मैं नियम बता रहा हूँ वो 3 स्तर के लिए है। ठीक है, तो एक संकल्प पारित हो गया कि उस वाहन को बेचना है। अब उस संकल्प को या फिर उस आवेदन को, उस आदेश बोलो, अनुमोदन बोलो, संकल्प बोलो, जो भी, उसको अब विहित प्राधिकारी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत के लिए विहित कौन होता है? एसडीएम। ठीक है, मंजूरी के बाद लोक नीलामी द्वारा इसको किया जाता है। जैसी मंजूरी अगर एसडीएम ने दे दिया, हाँ ठीक है भाई बेच लो, तो उसको ऐसा नहीं है किसी को बुला के आप बेच दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके मंजूरी मिलने के बाद आपको उसकी नीलामी करनी होगी, ऑक्शन करना होगा, ऑक्शन करना होगा, विक्रय, दान या बंधक या पट्टे पर देने के लिए। इसी के लिए यदि आपको बेचना है, दान करना है, बंधक करना है, पट्टे पर देना है, पट्टे मतलब रेंट पर देना है, या फिर 4-5 साल के लिए ऐसा देना है, इस प्रकार के कार्य के लिए हर चीज़ के लिए आपको नीलामी करनी होती है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, चाहे विक्रय, दान, बंधक, पट्टे जो भी करना है, उसको नीलामी के थ्रू ही किया जाना है ना। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। अब नीलामी नहीं करने पर, देखिए यदि नीलामी नहीं होती है तो राज्य सरकार या उसके विहित प्राधिकारी की अनुमति से, यदि आप नीलामी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि तामझाम है या कम पैसे का है, देखिए यदि कम पैसे का है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं, तो सरकार के जो विहित प्राधिकारी है उसकी अनुमति से जो रेट चल रहा है बाज़ार में, है ना, उस पर भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन ये बड़ा पेचीदा मामला चल जाता है बाद में कि जब समूह में उठता है पंचायतों में कि आपने कैसे बेच दिया, तो इस संबंध में ये उचित नहीं होता। ये उसी रेट पर बेचना, बाज़ार रेट पर बेचना उचित नहीं होता। तो सबसे अच्छा है नीलामी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले तो उनको वो नीलामी कर सकते हैं, और अगर नीलामी नहीं करना चाहते हैं तो अनुमति से, है ना, आपके विहित प्राधिकारी की अनुमति से अंतरण कर सकती है। ठीक है, अब नीलामी होगा। पहला केस ये देखते हैं कि यदि नीलामी नहीं करते हैं तो कोई भी जो रेट फिक्स होता है बाज़ार में, उस भाव पर उसको बेच दिया जाएगा या फिर पट्टे पे दिएगा, दान दे दिया जाएगा। यदि नीलामी करती है तब की स्थिति में क्या होगा, नीलामी का संचालन किया जाएगा। ग्राम के लिए सीईओ जनपद पंचायत, जनपद हेतु एसडीएम और जिला के लिए कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसकी जो है नीलामी का कार्य, देखिए नीलामी का कार्य आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है, भले ही वो सभा में उपस्थित रहेंगे, सब रहेंगे। ठीक है, लेकिन उस समिति, उस चीज़ का संचालन, जिस दिन नीलामी होगा उसका संचालन जो है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर कोई अधिकारी ही करेगा। तो ग्राम के लिए सीईओ जनपद पंचायत, जनपद के लिए एसडीएम और जिला के लिए कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के रंग का जो होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वार्षिक भाड़ा प्रतिवर्ष देय होता है। वार्षिक भाड़ा प्रतिवर्ष अग्रिम देय होता है। ये मैं बाद में समझाऊंगा, इस पॉइंट को आगे पढ़ते हैं। देखिए अब तय हुआ कि नीलामी करना है, तब उसके लिए क्या करना होगा कि नीलामी के पूर्व प्रचार प्रसार करना होगा। देखिए नीलामी के पूर्व आपको उस गांव या फिर आसपास के एरिया में खूब प्रचार प्रसार करना होगा। हो सकता है आपको पेपर में ऐड देना पड़े कि अमुक ग्राम पंचायत में ये सामान नीलामी के लिए इस दिन रखा जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये 15 दिन पहले प्रचार क्यों किया जाता है, ताकि सबको पता चले, किसी प्रकार की किसी को आपत्ति ना हो कि किसी को बताए बिना सरकार ने उस चीज़ को बेच दी। ठीक है, ऐसा कोई क्लेश ना आ जाए, ऐसा कोई दिक्कत ना आए, इसलिए
15 दिन पहले सबको नीलामी के रूप में, नीलामी की सूचना सबको दी जाती है। उसका कोई भी वो हो सकता है ना, इसका कोई भी माध्यम हो सकता है। जैसे गांव के लिए बोले तो गांव में बुनियादी करा दी जाएगी, है ना, ढोल पिटवाकर, या फिर किसी ऐसे जगह पॉम्पलेट लगाकर जहां सब देख सके, इस प्रकार। और यदि बड़े स्तर पे है, जैसे जिला जनपद का है, तो उसमें क्या करेगा, जिला जनपद के मामले में वो पेपर में ऐड दे सकता है ना, पेपर में ऐड दे सकता है। ऐसा किसी भी गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगा के चला सकता है, सबको बता सकता है। ऐसा कुछ होगा, ये नीलामी का प्रचार प्रसार 15 दिन पहले। अब देखते हैं, मान लेते हैं वो दिन आ गया, है ना, वो दिन आ गया और सब नीलामी के लिए बैठे हैं। इतने दिन सब नीलामी के लिए बैठे हैं। देखिए ये यहाँ पे बैठे हैं अधिकारी लोग, यहाँ सब बैठे हैं नीलामी के लिए, और ये है हमारा गाड़ी। ठीक, अब इस नीलामी में जितने लोग भाग लेना चाहते हैं, जितने लोग बोली लगाना चाहते हैं, पहले तो इस गाड़ी का एक सरकारी रेट होगा, जितना भी रहे, मान लेते हैं उसका 1000 रेट है। ठीक है, 1000 रेट है। तो इस 1000 का 5% इतना होता है 50 रुपया। तो इस 1000 का 50 रुपया पहले यहाँ डिपॉजिट करना होगा। यदि आपको बोली लगाना है, यदि किसी व्यक्ति को बोली लगाना है उस वाहन को खरीदने के लिए, तो पहले 5% की राशि शासन के पास, वहाँ नीलामी जहाँ पे संचालन हो रहा है वहाँ 5% टोटल वैल्यू का, मैं तो 1000 रुपये लिया हूँ, टोटल जिस गाड़ी का यदि 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी रेट है उस गाड़ी का, उसका 5%। अब ये रेट कौन तय करेगा, तो ये रेट होता है आपके बाज़ार मूल्य पर, जिसको बोलते हैं सरकारी रेट। ठीक है, इसके बाद बोली लगती है, एक मिनिमम फिक्स रेट तय होता है। तो उस फिक्स तय रेट पर आपको मतलब जो बोली लगाने वाला है उसे 5% की राशि पहले जमा करनी होगी। चलिए मान लेते हैं 5% की राशि जमा हो गई। अब क्या होगा, अब उसमें बोली लगाया जाएगा। अब उसमें बोली लगाया जाएगा जिसकी बोली स्वीकार होता है। ठीक है, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, आपको ग्राफिकल से चलते समझ में आएगा। ये लोग बैठे हैं, ये इधर, ये 5% सब जमा किया है। अब जो आखिरी बोली लगाया, ठीक है, जिसकी बोली स्वीकार होगी, जो आखिरी बोली लगाएगा सबसे हाईएस्ट, तो यदि उसका बोली स्वीकार होता है तो उसे 25% की राशि जमा करना होता है तुरंत, है ना। उसे 25% की राशि जमा करना होता है। टोटल जितना का वो बोली लगाएगा, जितना का वो बोली लगाया रहेगा, उसका 25% राशि जमा करना होगा। ठीक है, 25% राशि जमा करना होगा। यदि राशि जमा नहीं करता, जैसे बोली लास्ट हो गया, फाइनल हो गया कि इसको हमने सामान दे दिया, जैसे ए कोई व्यक्ति है, इन्होंने हाईएस्ट बोली लगा दी और यही पास हो गया लास्ट में, इसके बाद कोई ऊपर में आया नहीं। बोलते हैं ना, बोली लगाते हैं ना, 101 1, 101 2, 101 3, ऐसा टाइप का बोलते हैं ना, जैसे पहले पुराने ज़माने में पिक्चर में दिखा करते थे, जब कोई लाला या कोई सरकार किसी के घर को कब्जा करती थी। तो ऐसा है कि जो बोली लगा लिया, जिसका बोली स्वीकार हो गया, उसको 25% की राशि जमा करना होगा तुरंत शासन के पास, उस संचालन में, उस निर्वाचन के टाइम। यदि राशि जमा नहीं करता है वो 25%, ठीक है, यदि 25% राशि जमा नहीं करता है तो पहले का वो जो 5% जमा किया रहेगा ना बोली लगाने के लिए, है ना, उसको आप प्रवेश शुल्क मान लीजिए। ठीक है, तो उस 5% की राशि उसकी जब्त हो जाएगी और नीलामी भी रद्द हो जाएगी। ना तो उसको गाड़ी मिलेगा, ना उसको 5% जो पैसा मिला था वो मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि वो, हाँ ये तो पहला केस हुआ। सेकंड केस की बात करते हैं। यदि वो 25% जमा कर देता है, 25% राशि जमा कर देता है, तो शेष राशि 30 दिन के भीतर जमा करना होता है। शेष राशि 30 दिन के भीतर जमा करेगा और 30 दिन के भीतर जमा करने पर ही उनको गाड़ी, वाहन या जो भी सामान की जिसकी बोली लगाया था वो उसको सौंप दिया जाएगा पंचायत के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट समझे। 25% जमा करता है, उसके बाद जो शेष राशि बच जाती है, यदि वो चाहे तो पूरा पैसा जमा कर सकता है तुरंत और लेके जा सकता है, लेकिन सरकार ने उनको कुछ राहत दी है कि 25% आप जमा करो और शेष राशि जब 30 दिन के भीतर जमा करके अपना गाड़ी ले जाओ। ठीक है, ऐसा होता है। और यदि वो 25% जमा करने के बाद,
ठीक है, 30 दिन के भीतर पैसा जमा नहीं करता, यहाँ भी सुन लीजिए, यदि वो 25% जमा कर देता है और 30 दिन में पूरा पैसा जमा नहीं कर पाता, जितना शेष बचा है, तो उसका 30% भी जब्त हो जाएगा और जो नीलामी है वो रद्द हो जाएगी। ऐसा मानकर कि तुमने शासन का समय खराब किया है, ऐसा मानकर उनका 25% राशि जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए लास्ट है बोली। बाकी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोली लगाने के लिए 5% राशि जमा किया था, तो उनको वापस कर दिया जाएगा। बाकी जो शेष है, जैसे 10 लोगों ने लगाई थी तो एक का पास हुआ नीलामी, हाईएस्ट बोली, तो बाकी जो 9 का है उसका 5% उनको वापस कर दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये होता है पंचायत निधि अंतरण के नियम और कानून। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।